डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साई ने दी बड़ी सौगात। रायपुर मेडिकल कॉलेज और मेकाहारा अस्पताल में 103 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। मेडिकल कॉलेज में नए छात्रावास का किया भूमि पूजन। सीएम साई ने कहा, मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। झारखंड के SC/ST को हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन शुरू। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि। 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। पुणे में बारिश का कहर। भारी बारिश को लेकर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने 103 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने रायपुर मेडिकल कॉलेज एवं मेकाहारा अस्पताल परिसर में अधोसंरचना विकास कार्यों और नए छात्रावास का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेकाहारा पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है और यहां आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिवार को बधाई देते हुए कहा कि पिछली यात्रा के दौरान छात्रों ने छात्रावास की मांग रखी थी, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया और आज उसका भूमि पूजन भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाहारा प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी चिकित्सा संस्थान है, जहाँ दूर दराज से मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। खासकर कैंसर उपचार के क्षेत्र में यह अस्पताल अपनी अलग पहचान रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैंसर उपचार सुविधाओं का विस्तार, बेड क्षमता में वृद्धि और डॉक्टरों व कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिसर में इसके विस्तार के लिए 103 करोड़ से ज़्यादा अधोसंरचना विकास के कामों का आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की उपस्थिति, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी की उपस्थिति, हमारे CGMSC के चेयरमैन श्री दीपक मस्के जी की उपस्थिति, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और पूरे मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिवार की उपस्थिति में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उनके विचारों को याद करते हुए प्रदेश सीएम विष्णुदेव साई ने मूर्तियां स्थापित करने का ऐलान किया। सीएम विष्णुदेव साई ने सभी संभाग मुख्यालयों और जिलों में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए करीब 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा जम्मू कश्मीर में एक देश एक विधान की अवधारणा को लेकर संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कार्यक्रम में ये भी घोषणा की कि प्रदेश के 5 संभाग मुख्यालयों और सभी जिलों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए संभाग मुख्यालय में प्रतिमा स्थापना हेतु 50-50 लाख रुपए और जिलों में 30-30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक और जम्मू कश्मीर में जो 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान का विरोध करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। आज 6 जुलाई, तो उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस अवसर पर आज यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हम लोग आमंत्रित थे और इसके लिए यूनिवर्सिटी परिवार का बहुत बहुत आभार। आज
यहाँ के हमारे जो स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, उनके बीच में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवनी रखे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि नकटी ग्राम प्रकरण को लेकर कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं, भ्रामक हैं और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर सरकार की छवि खराब करने का सुनियोजित प्रयास कर रही है, जबकि इस पूरे मामले की वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई को अच्छी तरह जानती है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जिस भूमि को लेकर आज कांग्रेस राजनीति कर रही है, उसके आवंटन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2020 से तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख है कि ये भूमि हाउसिंग बोर्ड को आवंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित थी। आवंटन के लिए भूमि चिन्हित होने के बाद वहां लगातार अवैध कब्जे बढ़ते गए और लगभग 3 हेक्टेयर से बढ़कर 15 हेक्टेयर तक अतिक्रमण फैल गया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस है और आज के ही दिन 5 वर्ष पूर्व हमारे देश में सहकारिता मंत्रालय प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम मंत्री के रूप में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कार्यभार संभाला था। सहकारिता एक आंदोलन की तरह सब तरफ बढ़ना चाहिए, यह जवाब है साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के बीच का रास्ता है, और इसमें जो लाभांश है वो पुनर्वितरित होता है इसके सदस्यों के बीच में, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। लाभांश कहीं एक जगह एकत्रित नहीं होता, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सहकारिता के माध्यम से हमारे पूरे ही प्रदेश में अनेक अभियान चलते हैं, विशेष रूप से कवर्धा जहां आज का ये कार्यक्रम है, यहाँ पर अब तक 90 सहकारी समितियां थी जो विभिन्न काम किया करती थी, और अभी 40 सहकारी समितियां इसमें और जुड़ गई है। आज ये संकल्प लिया है सब लोगों ने कि सिर्फ धान खरीदी को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे और अनेक विविध आयामों में इस विषय पर काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब प्रभारी हैं और पंजाब में चुनाव विधानसभा के नजदीक हैं, जहां चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए पंजाब 5 दिन के दौरे के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। उन्होंने सबसे पहले तो नकटी मामले पर कहा कि नकटी मामला जग जाहिर है और उस पर कांग्रेस का नाम फसाना सफेद झूठ है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश राम मंदिर पर चंदा चोरी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये लंबा खेल है। शाह जी की जानकारी है, तभी वो नहीं गए हैं। वो तो न शिलान्यास में गए न उद्घाटन में गए। देख लीजिए, कोई मुझे बता दो। अमित शाह ने देखो, लेकिन ये 4 साल का मामला नहीं है। ये शिला पूजन जब से शुरू हुआ, गांव-गांव से शिला पूजन करके जो पैसा लिए हैं वहाँ से शुरू होता है इनका। उसके बाद फिर जमीन खरीदी, उसमें भ्रष्टाचार, उसके बाद फिर निर्माण में ये 40% लिए हैं। निर्माण में भी 40%। अब कितना बड़ा राम मंदिर बना है और कितने 100 करोड़ का बना है। अब समझ लो 40% लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। साधु को चोला पहन लिए हैं और बता दें मैं डर रहा हूँ, बड़े बड़े नहीं छोड़ेंगे, मेरे कहाँ छोड़ेंगे। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की, जहां झारखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में युवाओं को अब देश के प्रशासनिक सेवा में जाने के उनके सपने को साकार करने में हेमंत सरकार भी अहम योगदान देने की बड़ी योजना बना चुकी है, जिसके तहत उन्हें वित्तीय मदद देने का फैसला किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत झारखंड सरकार ने इस फैसले पर मोहर लगाते हुए यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सफल SC/ST अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की बेहतर तैयारी के लिए 1.50 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विभाग ने आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसका अंतिम समय 31 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक के लिए तय किया गया है। वहीं झारखंड सरकार ने इस बार योजना के नियमों में संशोधन करते हुए छात्रों के लिए दायरा भी काफी बड़ा कर दिया है। दरअसल इससे पहले अभ्यर्थियों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को 2.50 लाख से बढ़ाकर सीधे 8 लाख कर दिया गया है। बहरहाल सरकार की इस पहल से राज्य के सैकड़ों अन्य जरूरतमंद अभ्यर्थियों को लाभ मिलने वाला है।
अगली झारखंड से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा आज धनबाद पहुंचे। समाहरणालय में उन्होंने एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठित अपराध पर लगाम लगाने व बेहतर पुलिसिंग के निर्देश दिए। बैठक से पूर्व एसएसपी प्रभात कुमार ने पुलिस महानिरीक्षक को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। हाल ही के दिनों में फरार अपराधी प्रिंस खान द्वारा सांसद डुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी को मिली कथित धमकी के संबंध में पूछे गए सवाल पर आईजी ने कहा कि प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस पहले भी कार्रवाई कर चुकी है, उसके विरुद्ध लगातार कानूनी कार्रवाई जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को सफल होने नहीं दिया जाएगा। आईजी ने कहा कि संगठित अपराध और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है तथा जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। धनबाद आने का जो मेरा पर्पस था वो था, एक इंक्वायरी मुझे करनी थी पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में। तो उसी इंक्वायरी के सिलसिले में ही मैं धनबाद आया था और जो मैटर रिलेटेड था उसके संदर्भ में हमने एसएसपी साहब को बताया था और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ तो उसी की जानकारी लेनी थी और वो इंक्वायरी करनी थी। इसीलिए सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित हमारी बात हुई। तो पर्पस था हमारी इंक्वायरी। और जब मैं यहाँ आया तो बाकी चीज़ों के बारे में इस तौर पे बात नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन वेरी फर्स्ट मीटिंग को आप हमारी याद करें तो हमने अपनी पहली मीटिंग में ही कहा था कि अकेला कोई व्यक्ति काम नहीं करता, हमारी पूरी टीम काम करेगी और हमारी पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई है और काम कर रही है जो हमारी पुलिस के लिए किया जाना चाहिए था। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर के बाहर बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान अस्पताल के बाहर लगी कई खाद्य दुकानों और ठेलों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान साफ सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों में खाद्य सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई। ऐसे दुकानदारों को 7 दिनों का समय दिया गया है ताकि वे अपनी कमियों को दूर कर स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि दुकानदार अपनी व्यवस्था में सुधार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर जुर्माना लगाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा विभाग का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो अभी वार्निंग दिया गया है, वार्निंग देकर चेतावनी दी गई है, उसके बाद और सुधार करने के लिए बोला गया है। अगर सुधार नहीं करते तो उन पर अभियोजन भी दायर किया जा सकता है, जुर्माना भी किया जा सकता है। और पीएमसीएच के बाहर जितने भी फूड स्टॉल्स है उन सबका और जितने भी छोटे मोटे होटल्स वगैरह हैं उन सब की जांच की जा रही है। और कुछ होटल्स में खाद्य रंग का प्रयोग किया जा रहा है वो जाता हुआ पाया गया है, तो और उनको अभी वार्निंग दिया गया है और नोटिस भी दिया गया है। उस दुकानदार को नोटिस दिया गया है और उसमें कुछ ठेके हुए हैं तो अभी सुधार के लिए बोला गया है। और सुधार नहीं करते तो इन पर अभियोजन दायर किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि खाद्य रंग के उपयोग पर 6 महीने जेल, 5% का जुर्माना भी है और ये बिना डेट का सामग्री बेचने पर लगभग 3 लाख का जुर्माना हो सकता है। धनबाद में मानसून की दस्तक के साथ ही शहर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर सामने आ गई है। पहले ही बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार थम गई और कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई है। धनबाद रेलवे स्टेशन की दक्षिणी छोर लुबी सर्कुलर रोड, नगर निगम कार्यालय के समीप, धनबाद क्लब के सामने तथा अन्य प्रमुख मार्गों पर जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर नालियों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम का रखरखाव नहीं होने के कारण हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति उत्पन्न होती है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि शहर में जल निकासी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद के विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार और नगर निगम की उदासीनता के कारण अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो सके। की बात है, एक छोटी सी बरसात, छोटा सा पानी गिरा है और इसका नज़ारा आप देखने को मिल रहा है। खास करके धनबाद में नगर निगम में इस तरह के आपको खास करके इस जगह पे एकदम धनबाद का आइकॉन है, धनबाद क्लब है और जस्ट बगल में जिला परिषद का अध्यक्ष का आवास है, उपाध्यक्ष का आवास है और ये एकदम मतलब जरूरी
जरूरत का ये रास्ता है, इसमें पानी जमा हुआ है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि इस तरह का यहाँ कमियां आपको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि खासकर झारखंड में पानी का कितना मतलब इस बार बरसात की इतना कमी रहने के बावजूद भी ये पानी आपको देखने को मिल रहा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। बड़ा जामडा निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि अवैध खनन का विरोध करने पर उसे अगवा कर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत चाईबासा खनन विभाग से की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामडा निवासी कमलदेव चतोम्बा ने चाईबासा खनन कार्यालय में शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि नावा मुंडी प्रखंड के जटिया पंचायत स्थित बेडाराई के गांव में पिछले 2 महीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। आरोप है कि जब उन्होंने और ग्रामीणों ने कथित अवैध खनन का विरोध किया तो अंशु सिंह और उसके सहयोगियों ने उन्हें एक होटल से जबरन उठाकर कार में बिठाया और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। क्योंकि अभी हम लोग जो आए हुए हैं ये सामने में कमलदेव चतुम्बा, इनका गांव पड़ता है खास जमदा, और ये बेडाराई के जो नोमड़ी प्रखंड अंतर्गत पड़ता है जटिया पंचायत, वहाँ पर अवैध माइनिंग चल रहा है और एक दिन में करीब 50-60 हाईवे जा रहा है और आपका पास पोकलेन वहाँ पर लोडर है, जेसीबी है, तमाम इतना बड़ा चीज़ का वहाँ अवैध माइनिंग चल रहा है। और इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधुकुरा जी ने भी अवैध जो है लोड का एक ट्रक भी पकड़ा था जो बहुत चर्चित हुआ था और वो जामदा थाना में जो है वो रखे मुरुम में बदल गया। इतना बड़ा कांड आज दोबारा ये कांड जो है सामने आ रहा है, इस रूप में आ रहा है कि ये उस गांव से प्रभावित हैं और ये लोग विरोध कर रहे हैं अवैध माइनिंग का। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की, जहां महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री एवं पुणे की पालिका मंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने भारी बारिश और रेड अलर्ट के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि बारिश से प्रभावित लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाई जाए और संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित करने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ समन्वय बनाकर राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर अमरावती शहर में मामूली विवाद ने खूनी वारदात का रूप ले लिया। बीएनसी कार्यालय के सामने स्थित चाय कैंटीन के पास शनिवार रात कुछ युवक लूडो खेल रहे थे। खेल जीतने के बाद जश्न मनाते हुए शोर मचाने पर वहां मौजूद दूसरे समूह ने उन्हें टोका। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। विवाद बढ़ने पर एक आरोपी ने चाकू निकाल लिया, जिससे युवक जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने विद्या भारती महाविद्यालय मार्ग पर 28 वर्षीय जायद हुसैन खान को घेर लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल जायद को उसके दोस्तों ने निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गाडगे नगर पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम और डीसीपी श्याम घुगे मौके पर पहुंचे। क्राइम ब्रांच ने कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों शेख समीर शेख जुमन और शेख अमीन शेख जब्बर को हिरासत में ले लिया। हुसैन रिफाकत हुसैन ये अपने फ्रेंड शेख इमरान शेख हाजी रशीद खान के साथ और कुछ अन्य मित्रों के साथ जो प्रेमाचा चाहा करके एक होटल है, होटल के ऊपर ये लोग लूडो खेल रहे थे और उसी होटल के नीचे 3 लोग बैठे हुए थे जो अननोन थे, इनके पहचान के नहीं थे। तो इसमें जो मृतक है जायद हुसैन और शेख इमरान, ये लूडो में जीत गए थे। जीतने के बाद इन्होंने सेलिब्रेशन चालू किया। सेलिब्रेशन चालू करने के बाद जो नीचे बैठे हुए लोग थे उन्होंने इस पर आक्षेप लिया कि भाई हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका वर्बल एक वहाँ पे आर्गूमेंट हुआ। वो वर्बल आर्गूमेंट इतना बढ़ गया कि जो नीचे बैठे हुए 3 आरोपी थे, 3 आरोपी में से एक ने उसको चाकू दिखाया इन लोगों को, छोटे बच्चों को जो ऊपर बैठे हुए थे उनको। तो ये परिस्थिति वायबल हो गई और ये खुद को बचाने के लिए बाहर दौड़े। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।